हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आईवी लीगल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। हम हमारी लास्ट वीडियोस में सेक्शन 10 तक डिस्कस कर चुके हैं। जो लेक्चर सीरीज ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की हमारी चैनल पर अपलोडेड है उसमें सेक्शन 10 तक कवर हो गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 11। सेक्शन 11 डील करता है कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये बताता है कि इफ द फैक्ट्स आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, देन दोज इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स बिकम्स रेलेवेंट। ठीक है, बिकॉज हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, फिर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा कि इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स बिकम रेलेवेंट। क्यों रेलेवेंट हो जाते हैं वो? क्योंकि सपोज ए इज अक्यूज्ड ऑफ राइटिंग अ डिफेमेटरी आर्टिकल अगेंस्ट बी। ठीक है, जिस कारण से बी की नेम, फेम और उसकी रेपुटेशन पे हानि पहुंची। तो नाउ इफ इट इज प्रूव्ड दैट ए वाज इलिटरेट, ए ना लिख पाता है ना पढ़ पाता है, तो फिर ए अगर इलिटरेट है तो फिर ए डिफेमेटरी आर्टिकल कैसे लिख सकता है? तो दीज टू फैक्ट्स कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर, राइट? इफ दीज टू फैक्ट्स कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर, देन इन दैट केस यहां पर ये सिचुएशन आ जाती है कि दीज इनकंसिस्टेंट फैक्ट बिकम्स रेलेवेंट, राइट? रीजन बीइंग कि अगर ये प्रूव हो गया कि ए इलिटरेट है, देन द फैक्ट इन इशू कि ए इज अक्यूज्ड ऑफ राइटिंग डिफेमेटरी आर्टिकल इज ऑटोमेटिकली डिस्प्रूव्ड, क्योंकि ए तो इलिटरेट है। So now this inconsistent fact, what is the inconsistent fact here? That is कि A is illiterate becomes relevant. ठीक है, so these facts not otherwise relevant becomes relevant. This is all about section 11. अब हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस सेक्शन को 5 क्लासेस में यूज किया जाता है। देयर आर 5 क्लासेस, five classes of cases in which the consideration of the section is taken. तो वो है, सबसे पहला है प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई में क्या होता है बेसिकली कि सपोज ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग बी इन कैलकाटा। नाउ इफ ए प्रूव्स दैट एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ मर्डर ही वाज एंजॉयिंग इन लंदन, ठीक है, ही वाज देयर विथ हिज वाइफ इन लंदन। सपोज ए ये प्रूव कर देता है, तो अब ए अगर लंदन में था तो फिर कैलकाटा में मर्डर कैसे हो गया? ए थोड़ी इंसान तो एक ही है। तो दीज बोथ फैक्ट्स कैन नॉट को एग्जिस्ट। So if the fact in issue is कि A is accused of murdering B in London, now if A proves the inconsistent fact that he was there in London at the time of commission of murder, makes it relevant, because if the inconsistent fact is proved, the fact in issue will automatically be disproved. ठीक है, so this is about plea of alibi. Now there is a second class of case, that is non-access of husband to show illegitimacy of issue. Non-access of husband to show illegitimacy of issue. तो अब सपोज फैक्ट इन इशू यहाँ पर ये है कि द चाइल्ड इज लेजिटिमेट बाय द बिगेटिंग बाय हस्बैंड। ठीक है, जो भी बच्चा पैदा हुआ उसको हम लेजिटिमेट मानते हैं बाय बिकॉज इट हैज बेसिकली कम आउट ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ बिगेटिंग बाय हस्बैंड। ठीक है, बट अगर हस्बैंड ये प्रूव कर देता है कि मुझे वाइफ का एक्सेस ही नहीं है, हस्बैंड डज नॉट हैव एनी एक्सेस टू वाइफ, अगर ये वो प्रूव कर देता है तो फिर बच्चा कैसे हो गया? तो दैट बिकम दीज टू फैक्ट्स अगेन कैन नॉट को एग्जिस्ट. So if husband proves that he does not have any access to wife, then the fact in issue that the child is legitimate by husband, by begetting by husband is automatically disproved. क्योंकि अगर फैक्ट इन, क्योंकि उसके पास एक्सेस नहीं है तो फिर बच्चा कैसे हो सकता है? So that child becomes illegitimate. So this fact in issue automatically is disproved. So that's why this inconsistent fact becomes relevant कि he does not have access to child. This is the inconsistent fact and this becomes relevant. So this is about second case. Now coming on to third class of case, that is सर्वाइवल ऑफ द एलिज्ड डिसीज्ड। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, द वर्ड इटसेल्फ सेज कि सर्वाइवल ऑफ एलिज्ड डिसीज, मतलब कि ए सपोज फैक्ट इन इशू है यहां पर ये कि ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग बी, ठीक है, ऑन 5th August 2021। नाउ इफ ए प्रूव्स दैट, इफ ए लेटर प्रूव्स दैट बी वाज अलाइव ऑन 31st September 2021, तो अब 5 अगस्त को वो मर रहा, 5 अगस्त को he was alleged of murdering B on account and which led to death of B on 5th August. बट ए बाद में ये प्रूव कर देता है कि 31st सितंबर तक तो बी जिंदा था। तो अगर बी जिंदा था तो फिर बी मतलब सितंबर में जिंदा था तो अगस्त में मर कैसे गया, राइट? तो अगस्त में वो मर नहीं सकता, बिकॉज एक इंसान है तो वो अगर जिंदा है तो मर नहीं सकता, मर गया तो जिंदा नहीं हो सकता। तो वो these two facts cannot coexist. So if the inconsistent fact, that is कि if A proves that he was alive till 31st September is proved, then the fact in issue that he was murdered on 5th August is automatically disproved.
So this was about third case. Now coming on to the fourth class of case, that is commission of crime by third person. तो अब यहाँ पर if suppose example से समझते हैं कि if A is accused of murdering B, this is the fact and issue. Now later on, if A proves that the murder of B was done by C, if A proves this, then A is automatically set free. The fact and issue is automatically disproved. Why? Because A proves that A ने नहीं मारा, वो C ने मारा है B को. फैक्ट एंड इशू था कि ए ने बी को मारा, लेकिन अगर ए ये प्रूव कर देता है कि बी को ए ने नहीं सी ने मारा है, तो फिर अगर सी ने मारा है तो ए फिर ए ने नहीं मारा, दैट मींस मतलब बी को सी ने मारा तो फिर ए ने नहीं मारा. तो अगर ए ने नहीं मारा तो दिस इनकंसिस्टेंट फैक्ट कि C has murdered B and not A becomes relevant, because if this is proved, then the fact in issue that A has murdered B automatically is disproved. All right. So this is about the fourth case. Now coming on to the fifth class of case under this section, that is self-infliction of harm. तो self-infliction of harm से मतलब ये है यहाँ पर कि अब suppose A is accused of murdering B. This is the fact in issue. बट यहाँ पर अगर ए ये प्रूव कर देता है कि बी ने सुसाइड किया है, मैंने उसको नहीं मारा, मतलब ए ने उसको नहीं मारा, ए ने बी को नहीं मारा, बी ने सुसाइड किया है, इस कारण से बी की डेथ हुई है, तो दिस इनकंसिस्टेंट फैक्ट इज प्रूव, देन द फैक्ट इन इश्यू ऑटोमेटिकली इज डिस्प्रूव. सो दैट इज व्हाई दिस इनकंसिस्टेंट फैक्ट बिकम्स रेलेवेंट. दिस फैक्ट वाज नॉट रेलेवेंट otherwise but becomes relevant because if this is proved, the fact in issue that is कि ए ने बी को मारा है is automatically disproved, क्योंकि वो अगर ये प्रूव कर देता है कि सुसाइड है तो फिर मतलब ए ने उसका मर्डर नहीं किया. सो दिस वाज अबाउट these 5 cases अंडर सेक्शन 11. अब है सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2 जो बात करता है कि if suppose under this only those facts are relevant which if are proved either make it highly probable for existence of fact and issue or make highly improbable for existence of fact and issue. मतलब कि ये कि अगर कोई फैक्ट्स को प्रूव कर दें हम, तो उस फैक्ट्स के प्रूव होने के बाद जो हमारा फैक्ट एंड इशू है, या तो उसका एग्जिस्टेंस हाईली प्रोबेबल हो जाएगा, मतलब उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि उसके एग्जिस्टेंस के, या फिर उसके चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, फैक्ट एंड इशू के एग्जिस्टेंस के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, या तो हाईली इम्प्रोबेबल या हाईली प्रोबेबल. ठीक है, अगर तो वो वाले फैक्ट्स रेलेवेंट हो जाते हैं. ठीक है, अब जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 को, कि सपोज द क्वेश्चन इज वेदर द लीज ग्रांटेड बाय ए टू बी वाज अ परपेचुअल लीज और नॉट. नाउ इफ बी प्रूव्स दैट at the time when A granted lease to B, A also granted similar type of lease to other persons at the same time and all those were perpetual. अगर A ये प्रूव कर देता है कि B ये प्रूव कर देता है कि जिस समय A ने मुझे लीज दी थी, उसी समय A ने और भी बहुत सारे लोगों को लीज दी थी, और वो उसी समय पर जो लीज दी थी वो सारी लीज परपेचुअल थी, तो इससे ये हाईली प्रोबेबल है कि जो लीज ए ने बी को दी थी वो भी परपेचुअल लीज थी. ऑलराइट, सो दिस फैक्ट हियर बिकम्स रेलेवेंट बिकॉज ये फैक्ट हाईली प्रोबेबल बनाता है एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू को. फैक्ट इन इशू क्या है कि वेदर द लीज वाज परपेचुअल और नॉट, और इस फैक्ट इन इशू को हाईली प्रोबेबल कौन सा फैक्ट बनाता है? द फैक्ट दैट एट द सेम टाइम ही आल्सो गिव लीज टू अदर पर्संस एंड ऑल दोस लीज वर आल्सो परपेचुअल. तो दिस फैक्ट makes the fact in issue highly probable, hence this fact is relevant. तो यहाँ पे सिर्फ those facts are relevant under subsection 2 of section 11 which makes the fact in issue highly probable or highly improbable, which makes the existence of fact in issue highly probable or highly improbable. This was all about section 11. If you guys have any doubt, you guys can mention the same in comment box. And अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please do not forget to subscribe my channel and like and share and hit the bell icon for regular updates. Thank you.